यूज करना होता है, लोअर बाउंड को सेटिस्फाई करना होता है। तो जब आप थीटा की बारी करते हैं, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन लोअर बाउंड के हवाले से है कि आपने लोअर बाउंड को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, 100n+5, अब इसमें डज नॉट बिलोंग टू n²। ठीक है, तो ये n² बिलोंग करता भी नहीं है क्वेश्चन सेटिस्फाई, क्योंकि एफ ऑफ एन जो जब आप ओमेगा की बात करते हैं ना, तो या तो इक्वल होनी चाहिए ये बाउंड या कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे इसके जो है वो दी गई है ज्यादा, तो ये डज नॉट बिलोंग ही है। ठीक है, बेशक हम इसे सेटिस्फाई इसको रख के देख लें। एफ ऑफ एन इसमें 100n+5 होगा और जी एफ एन n² होगा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे ओमेगा थीटा के साथ दी हुई है वो ग्रोथ रेट होती है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी एफ ऑफ एन होती है। फंक्शन में पुट करें, ओमेगा का फंक्शन क्या है, पहले सी जी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, तो हमने सी जी ऑफ एन की जगह उसकी वैल्यू पुट की n² लेस देन और इक्वल टू 100n+5, हमारा क्या है, एफ ऑफ एन है। अब n को खत्म करने के लिए हमने n से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे एक n कट गया, सी ऑफ एन रह गया। यहाँ पे 100 के साथ n जो था वो भी कट गया, लेकिन 5 के साथ n आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 5 के साथ तो n नहीं था ना, 100 के साथ था, तो वो इस तरह से। ठीक है, देन हम अ, जो है वो n की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रखते हैं 1, और n की वैल्यू कुछ भी आप रख लें। ठीक है, अ, आप इसमें देखिएगा कि आप इसमें जब अ, ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर होनी चाहिए ना। अब इसको जरा गौर से देखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू है ना ये कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे n जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड होके जब n का आंसर होगा ना वो कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके n का आंसर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे n जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमेशा ज्यादा होगा, डिवीजन का रिजल्ट कम होगा। ठीक है, n जब डिवाइड होगा तो रिजल्ट छोटा होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा होगा। तो n को जब हम इंक्रीज करते जाएंगे, जब n 100 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, n 100 से इंक्रीज कर जाएगा तो ये रिजल्ट्स हमारे ऑलरेडी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 101 हमने रखा। ठीक है, तो यहाँ पे 101 जब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर ज्यादा होगा, और जब वो किसी चीज के साथ डिवाइड होके प्लस हो रहा है तो उस चीज का आंसर हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, फॉर ऑल n वैल्यूज ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट ज्यादा होता है। तो देखें, तो डेट्स मीन कि यस, कि ये जो एफ ऑफ एन है ये बिलोंग ही नहीं करता इस जी ऑफ एन से। क्यों? क्योंकि फॉर ओमेगा जी ऑफ एन का जो ग्रोथ रेट है वो छोटा या इक्वल होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए बिगो का। ठीक है, तो देखें ये बिलोंग, इसका हम आंसर्स निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है फॉर ऑल, फॉर लार्ज एन वैल्यूज। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थीटा। थीटा, जैसे हमने बिगो में अपर बाउंड कैलकुलेशन की और ओमेगा में लोअर बाउंड कैलकुलेशन की, तो थीटा में हम दोनों करते हैं। ठीक है, हमने अपर बाउंड भी कैलकुलेट करनी है और हमने लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करनी है, ये दोनों काम करने होते हैं। डेट्स वाई इसकी जो इक्वेशन है वो देखें, एफ ऑफ एन मिडल में आ जाता है। ठीक है, और एक तरफ C2 g ऑफ n आ जाता है और एक तरफ C1 g ऑफ n आ जाता है, और डेट रिजल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए ये रिजल्ट, माइनस में रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखें, जो इतनी इक्वेशन थी अगर मैं इस हिस्से को खत्म कर दूं, ये जो एफ ऑफ एन और ये इतनी इक्वेशन थी, ये किस चीज की इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी बिगो की। ठीक है, जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए था। और अगर मैं इसको खत्म कर दूं, और ये जो इतनी इक्वेशन है ये वाली, ये ये किसकी इक्वेशन थी, ये थी ओमेगा की।
और ये दोनों के मिला के किसकी इक्वेशंस बन गई हैं, ये दोनों ही मिला के बन गई हैं थीटा की इक्वेशन, जिसमें आप लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं और अपर बाउंड भी, यानी आप बिगो भी कैलकुलेट करते हैं और ओमेगा भी, डेट्स कॉल्ड थीटा। थीटा, ठीक है, नहीं आप दोनों चीजें ही कैलकुलेट करते हैं इसकी। मैं आपको ये वाला कर लेते हैं, चले कोई आसान सा। इसमें आसान ये भी है, इसमें डिविजन्स और माइनस का दिया गया है, ठीक है। आपने अगर डिस्क्रीट अच्छे से पढ़ी हुई है देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे सॉल्यूशंस के लिए, जिसमें आप एलसीएम एंड अदर थिंग्स लेते हैं, ठीक है। 2n² + 3n + 6 बिलोंग्स टू थीटा n स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आसान आपको पहले एक एग्जांपल से करा देते हैं। फॉर एग्जांपल है 6n² बिलोंग्स टू थीटा n², ये सबसे आसान है। और थीटा के केस में देखिएगा कि आप ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे n² है तो यहाँ पे भी n² होना चाहिए, ठीक है। तो तभी ये सेटिस्फाई होगा। अगर आपने यहाँ पे क्यूब लिया तो उस सूरत में क्या होगा, यानी उस सूरत में आप बिगो तो फाइंड कर लेंगे लेकिन ओमेगा फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। और जब आपने यहाँ पे कम लिया तो आप बिगो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे और ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल होंगी तो ये सेटिस्फाई होगा। अब इसका इक्वेशन क्या है, f(n), ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू c1 g(n), यानी c1 के साथ g(n) है और c2 के साथ g(n) है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू c2 g(n). ये इक्वेशन किसकी बन गई हमारे पास, थीटा की। एंड ओवरऑल दिस रिजल्ट इज मस्ट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए इतनी अगर इक्वेशन है ना, आप इतनी, तो ये आपके पास बिगो की इक्वेशन है। और इतनी इक्वेशन लें तो ये आपके पास ओमेगा की है, और ये कंबाइन बन के किसकी बन गई, थीटा की। अब c1 एज इट इज रहेगा हमारे पास। अब हमने इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, c1, c2 एंड स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n, जिसे हम n नॉट बोलते हैं, n नॉट दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n। एंड व्हाट इज n, दैट इज साइज ऑफ इनपुट, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, n इज साइज ऑफ इनपुट, जो कि हमेशा बढ़ता रहता है। हम प्रॉब्लम जब देते हैं ना एल्गोरिदम की, तो इनपुट का साइज हमेशा ग्रो करता है उसमें। अच्छा, व्हाट इज g(n)? g(n) ये वाला जो थीटा के साथ गिवन होता है, डेट इज n², ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा g(n), तो ये लेस देन और इक्वल टू एज इट इज आ गया। व्हाट इज f(n)? f(n) ये वाला सारा जो फंक्शन हमें गिवन है, डेट इज 6n², ठीक है, लेस देन और इक्वल टू c2 एज इट इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज g(n)? g(n) इज अगेन यही g(n) है, g(n) इज n²। हमने इसमें से कोशिश करना है कि n की जो वैल्यू होती है ना, वो कम से कम हो, ठीक है, वो कम से कम हो। एक मिनट जरा, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे पास इक्वेशंस में हमने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हम अपने इसमें से n को रिमूव करना है। हम n को कैसे रिमूव करेंगे, हम इसे n² से डिवाइड कर देंगे।
पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो यहाँ पे बच जाएगा जस्ट C1, और यहाँ पे बच जाएगा 6, और यहाँ पे बच जाएगा C2। अब हमारे पास n बीच में बचा ही नहीं है, ये बेहतरीन है कि n बीच में है ही नहीं, हमें n नॉट रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम C1 को क्या रखेंगे, वो 6 से छोटा रखे। ठीक है, हम C1 को 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, इवन 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड 6 से ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, और हम C2 को क्या रखें कि वो हमारे पास इसके इक्वल या इसके ग्रेटर रहे। उसको हम 6 भी रख सकते हैं, 7, 8, 9 कुछ भी, लेकिन 6 से छोटा नहीं। इसको 6 से बड़ा नहीं और इसको 6 से छोटा नहीं, इसको हम 6 रख दें तब भी ठीक है हमारे पास। तो देखें, ये इक्वेशंस जो है वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब एन इसमें है ही नहीं, एन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर यही टर्म्स ऐसे हो जाती, 6n² प्लस बीच में n आ जाता, ठीक है, प्लस एक n और आ जाता, 6n² प्लस n, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इस तरफ तो सेम रहती, और यहाँ पे रहता हमारे पास प्लस n भी इसमें। ठीक है, ठीक, तो उस तरह से फिर हमें इसे सेम वैसे ही अब इसमें n भी बीच में इन्वॉल्व होता, फिर आपको बीच में एन नॉट की कोई सी वैल्यू जो है ना वो रखनी पड़ती, और वो आपने इस तरह से एडजस्ट करनी थी कि C2, मतलब ये इक्वेशंस हमेशा ऐसी वैल्यूज जो, ये इक्वेशंस हमेशा बड़ी रहती और ये हमेशा उससे छोटी रहती। आप एन नॉट की कोई सी भी वैल्यूज ऐसी रखते। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है, देखिए 2n² प्लस 3n प्लस 6n³ दिया गया है। ठीक है, थीटा ऐसा रखना है, थीटा की वैल्यू 2n² प्लस 3n प्लस 6, ये हमारे पास f ऑफ n आ गया, ये हमारे पास g ऑफ n आ गया। तो इक्वेशन देखें, ये है f ऑफ n मिडिल में रखा, C1 g ऑफ n, ठीक है, और C2 g ऑफ n हमारे पास। ठीक, इन्होंने ये अलग अलग फाइंड आउट किया गया है, इसको अलग फाइंड आउट किया, दूसरे को अलग फाइंड आउट किया। जैसे मैंने आपको इकट्ठा करवाया वैसे भी रखा, इकट्ठा कर सकते हैं। C1n³ तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिखी, C1n³, ये हमारे पास आ गया C1 g ऑफ n लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास पूरा f ऑफ n आ गया। C2n³ हमारे पास आ गया C2 g ऑफ n के लिए, ये इक्वेशंस में पुट कर ली सारी वैल्यू। पुट करने के बाद हमने इसे, क्योंकि हमारे पास जो मिडल वाली इक्वेशन है ना उसमें n² हाईएस्ट वैल्यू है, दैट्स वाई हमने इसे n² से डिवाइड किया है। ठीक है, और इस तरफ C ऑफ n रह गया, 2 के साथ n² था वो खत्म हो गया। ठीक है, 3 के साथ भी प्लस 6n² हमारा इसके साथ आ गया। ठीक है,
3 के साथ भी एक एन था ना, तो एक खत्म हो गया और एक नीचे आ गया। डिवाइड पहले डिवीजन में था, मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीजन में आ गया। लेकिन 2 के साथ एन स्क्वायर था ना, तो वो 2 एज इट इज रह गया क्योंकि एन स्क्वायर खत्म हो गया। 3 के साथ एक एन था, एक खत्म हो गया, एक नीचे आ गया। 6 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो 6 के साथ एन स्क्वायर डिवीजन में आ गया। लेस देन और इक्वल टू इसके साथ एन क्यूब है, इसको जब डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर से तो एक एन इसके पास भी बच जाएगा। इस तरफ एक एन बचा है, इस तरफ एक एन बचा है, और दरमियान में हमारे पास एन डिवीजन में आ रहा है। ठीक है, तो हमें अब C1 और C2 की कोई ऐसी वैल्यूज रखनी है और एन नॉट की कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करे। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन अगेन डिवीजन में आ रहा है। ठीक है, और इस तरफ और इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। तो इस तरफ देखें, एन जो वैल्यू इस तरफ होगी एन की, वही वैल्यू इस तरफ होगी। ठीक है, सेम वैल्यू ही होगी ना। एन एन इस इधर के लिए फर्क तो हो नहीं सकता। तो जब एन इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में होगा डिवाइड, तो ये वैल्यू, बीच वाली वैल्यू रह जाएगी छोटी। ठीक है, जिससे जो ये वाली साइड है ना, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन ये वाली साइड सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी जो आपका अपर बाउंड है वो सेटिस्फाई करेगी, लोअर बाउंड सेटिस्फाई नहीं करेगी। और ये रिजल्ट इस तरह से क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने अपर बाउंड ली है, डेट्स वाई। ठीक है, हमने एन क्यूब लिया। अगर हम यहाँ पे एन स्क्वायर लेते तो ये रिजल्ट जो है ना हमारा सेटिस्फाई हो जाता। और यही चीज मैंने आपको बताई है कि आप थीटा में एग्जैक्ट बाउंड लेते हैं। जो आपके पास यहाँ पे अगर एन की हाईएस्ट वैल्यू है तो जी ऑफ एन में भी सेम वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर आप उस वैल्यू से ग्रेटर लेंगे तो आपकी अपर बाउंड सेटिस्फाई करेगी और लोअर सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखें, अब जो मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो दिखाया, उसमें देखें मैंने एग्जैक्ट बाउंड्स लिए हैं। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट बाउंड लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब दोनों आपकी जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरह के रिजल्ट को या तो हम देखते ही कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसको यानी इसमें दोनों बाउंड्स को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एन की वैल्यू ज्यादा है तो अपर बाउंड कैलकुलेट हो सकेगी, लोअर नहीं। ठीक है, लोअर सेट ही नहीं होगी। क्लियर है? तो ये 3 इक्वेशंस याद रखनी है आपने, बिगो, ओमेगा और थीटा की। बिगो में आप अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा में आप लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, और थीटा में आप दोनों बाउंड्स को कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और उसको C1 और एन नॉट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको देख भी लीजिएगा एक दफा इसको। अ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर लेक्चर में डिस्कस कर लीजिएगा। और ना नेक्स्ट वीक जो है वो आपके ना 4 डेज लेक्चर होंगे। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, क्योंकि मिड फाइनल आने वाला है। अगर स्टार्ट हो गया, 19 अगस्त को फाइनल है, तो मैंने सिलेबस जो है वो वाइंड अप करवाना है। तो वीक में 2-2, 4-4 क्लासेस करके ना इसको वाइंड अप करें। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे पहले डाटा स्ट्रक्चर की क्लास हुआ करेगी 11 बजे। और देन 11 से ऑनवर्ड जितना भी डाटा स्ट्रक्चर कवर करा हमने, फिर हम जो है वो एल्गोरिदम की क्लास भी साथ ले लिया करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो सेम ही हैं, चंद एक बच्चे जो हैं वो डिफरेंट हैं दोनों क्लासेस में, बाकी सेम ही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, मैं शेयर कर देती हूँ, पिछला भी कर देती हूँ, डाटा स्ट्रक्चर वाला। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। ओके, फिर जो प्रॉब्लम होगी वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैम क्लासेस ऑनलाइन होंगी? क्लास नहीं, मंडे ट्यूसडे से ना अब फिजिकली होगी क्लास। इस वीक तो मैं लीव पे थी, तो मैं कह रही थी कि छुट्टी ना ही हो तो एक आधी क्लास ले लूँ। मुझे डायरिया हो गया था बड़ा सीवियर किस्म का, अभी भी बड़ी मुश्किल मैंने बोला है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे 4 दिन जो है वो क्लास ऑनलाइन नहीं फिजिकली होगी। ठीक है, ओके मैम। रूम 4 में क्लास होगी 10:30-11 बजे, पहले डाटा स्ट्रक्चर की और उसके फौरन बाद फिर एल्गोरिदम की। राइट मैम। ठीक है।